तो ये है चैप्टर 6 11th क्लास इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है 1991 की नई आर्थिक नीति, यानी 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, आपको पता होगा कि 1991 में एलपीजी पॉलिसीज़ अप्लाई की गई थी। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। क्या था ये? लिबरलाइजेशन का मतलब था कि जो पहले हम लाइसेंस के रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे, बाधाएं लगा रहे थे निजी उद्योगों पर, लाइसेंस लो, रजिस्ट्रेशन कराओ, ये करो वो करो, वो सब बाधाओं से उन्हें मुक्त कर दिया प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन, यानी जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम थे, यानी कंपनी से सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उन्हें भेज दिया निजी उद्योगों को, या उन्हें निजी उद्योगों को करने की अनुमति दे दी कि आप भी इन इंडस्ट्री में आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आयात निर्यात को के टैरिफ कम कर दिए और आसान कर दिया, इजी कर दिया। पहले क्या होता था, इंपोर्ट पर 1991 से पहले इंपोर्ट पर हाई टैरिफ लगते थे, ऊंचे शुल्क लगते थे। तो अब हम इसे पढ़ते हैं कि हम जानते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमने क्या, हमारी जो इकोनॉमिक इंडस्ट्री पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति थी और जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उसमें हमने ये फॉलो किया कि हम लाइसेंस देंगे। अगर आपके पास, आपको बिजनेस करना है तो लाइसेंस लो, बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो लाइसेंस लो, अगर आपको कुछ और बिजनेस करना है तो परमिट लो, आपको कुछ इंपोर्ट करना है तो कोटा लिमिट होगी कि इतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, आयात कर सकते हो। टैरिफ लगेगा, हाई टैरिफ लगेगा, हाई ड्यूटी लगेगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर, तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। लेकिन हुआ क्या इसके इफेक्ट? शुरू में तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक वो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो हमारी घरेलू कंपनियां थी, उद्योग थे, उन्हें थोड़ा फ़ायदा मिला क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल गया, उन्हें संरक्षण मिल गया, उनका थोड़ा विकास हुआ। लेकिन धीरे धीरे उनमें जो प्रतियोगिता की भावना तो थी नहीं, क्योंकि बाहर से कंपटीशन हो नहीं रहा था बड़ी कंपनियों से, तो उनमें जो है डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो रहा, उनमें मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ। और अंत में 1991 में हमने पॉलिसी अपनाई थी ताकि हम अपनी कंपनियों को सेव कर सकें और अपनी फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा को हम अपने पास बचा के रख सकें। लेकिन 1991 में हमारे ऊपर बहुत ही आर्थिक संकट हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसके कारण हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी मजबूर होकर। अब इसके बाद हम जानते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाने के ऐसे क्या कारण पड़ गए थे, 1991 में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। ये क्वेश्चन आता है 11th क्लास में। तो इसका रीज़न पहला ये था कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, यानी जो सार्वजनिक उद्योग थे, यानी सरकारी कंपनियां थी, उनमें अकुशलता बढ़ गई, उनमें इनएफिशिएंसी बढ़ गई, उसमें करप्शन बढ़ गया, उसमें चोरी बढ़ गई, पिलिफरेज बढ़ गई, अकुशलता बढ़ गई, उसमें नेग्लिजेंस, लापरवाही बढ़ गई उनमें, क्योंकि उनको कोई रोक टोक करने वाला था नहीं। 1991 से पहले हमें पता है मोबाइल एक ही कंपनी थी, हमें प्रोवाइड करती थी, ऑपरेटर जो होता था, तो काफ़ी लंबे समय तक, कई सालों में हमें कनेक्शन मिलता था। तो बिजनेस, जो ये सार्वजनिक उद्योग थे, इनका जो कुशलता नहीं थी इनमें, और इनमें कोई मॉडर्नाइजेशन अप्लाई नहीं हो रही थी। दूसरा, प्रतियोगिता का अभाव जो था, उसने आधुनिकीकरण के अभाव को बढ़ावा दिया, यानी नो कंपटीशन लेड टू नो प्राइवेटाइजेशन, नो मॉडर्नाइजेशन। तो क्या हुआ, प्रतियोगिता तो थी नहीं, तो हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज थे, तो जो हमारे निजी उद्योगपति थे, उन्होंने भी तकनीक का विकास नहीं किया। वही पुरानी कार जो बनाते थे पहले जैसी वही बन रही थी, और कोई प्रोडक्ट, अब आज देख लो आप, मोबाइल कितने टाइप्स के आ रहे हैं। उस वक्त क्या था, एक ही तरह का मोबाइल बन रहा है, बस एक ही तरह का, या एक ही तरह का कोई भी प्रोडक्ट है वही। मॉडर्नाइजेशन नहीं हो रहा था, तकनीक नहीं हो रही थी, क्योंकि कंपटीशन नहीं था, और प्रोडक्ट्स का डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, विविधीकरण नहीं था। आज की डेट में आपको डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे, आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से, आपके मनी के हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेकिन पहले आपको एक ही तरह की वस्तु लेनी पड़ेगी मजबूरी में। तो ये एक रीज़न था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपनाने का। इसके अलावा हमारे फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गए थे। हमारा जो राजकोषीय घाटा था 1990-91 में 8.4% हो गया था। आज की डेट में 3.5 या 4% के आसपास रहता है, जो 1990-91 में 8.4% हो गया था। और रेवेन्यू डेफिसिट 3.5%, जो आज की डेट में लगभग 1.5 या 2% रहता है। तो ये दिखाता है कि हमारे सरकार का खर्चा, यानी राजकोषीय व्यय जो है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया था। फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अपनी इनकम से ज़्यादा हो जाना, जितनी गवर्नमेंट की इनकम हो रही है। अब ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं, कहाँ से गवर्नमेंट लेती है? इसके लिए आरबीआई से लोन लेती है, बाहर से लोन लेती है। लोन बढ़ने की वजह से सरकार पर और देश पर
जो डेप्ट का वो है बर्डन है वो बढ़ जाता है, और इससे देश में इन्फ्लेशन भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रही है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करेगी, जब खर्चा करेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी देश में, और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट को वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो उसके बाद एक करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया था हमारे देश में। हम जानते हैं कि हमारा करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है आयात निर्यात से ज़्यादा हो गया, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो गया। तो उस वक्त ये जो आयात घाटा था, ये करेंट अकाउंट चालू खाता घाटा था, ये 27,000 करोड़ रुपए हो गया था, जो हमारी जीडीपी का 2.5%, बहुत ही ज़्यादा हो गया था ये। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसके बाद है गल्फ क्राइसिस हुआ, यानी खाड़ी संकट। गल्फ कंट्रीज जो थी, खाड़ी देश थे, उनमें युद्ध चल रहा था, जिसके कारण पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हमारा जो घाटा चालू खाता घाटा था, यानी करंट अकाउंट डेफिसिट था, ये और बुरा हो गया, और हमारी जो फॉरेन करेंसी का रिजर्व था वो और घट गया। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट रीज़न था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं बचा था फॉरेन करेंसी, विदेशी विनिमय जिसे बोलते हैं विदेशी करेंसी, हमारे पास 10 दिन के आयात के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। यहाँ तक कि हमें अपना सोना यानी गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा था लोन लेने के लिए। इतनी जो है विश्वास कम हो गया था फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को और विश्व के देशों को हम पर। तो ये हमारे ऊपर क्राइसिस था, जिसके पूरे ये सारे रीजन थे जिसके कारण हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी। और इसके अलावा प्राइस इन्फ्लेशन हो गया था, महंगाई 16% के लगभग पहुंच गई थी। आज की डेट में 5-6% है, और थोड़ी बहुत 2011-12 में बढ़ी थी, लेकिन 16% उस वक्त पहुंच गई थी। और ये पहुंची क्यों थी? मनी सप्लाई में इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि आरबीआई दबा के नोट छाप रही थी। आरबीआई नोट क्यों छाप रही थी? आरबीआई नोट इसलिए छाप रही थी कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट हो रहा था उसे बैलेंस करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन से क्या होता है, जब महंगी हो जाएंगी चीज़ें तो गरीबों को तो मिलेंगी नहीं, तो गरीबों को नहीं मिलेंगी तो देश में स्टावेशन, भुखमरी होगी, इतना ज़्यादा जो है ज़रूरतों की चीज़ें महंगी हो जाएंगी, देश में निवेश कम हो जाएगा, डिमांड कम होगी। जब लोगों को पैसा नहीं होगा क्योंकि महंगी हो गई चीज़ें, तो डिमांड कम होगी, तो देश में डोमेस्टिक डिमांड जो होती है, घरेलू डिमांड में, उसमें असंतुलन आ जाता है। और इसके अलावा जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि पुअर परफॉर्मेंस हो रही थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की। 1951 में केवल 5 उद्योग थे सरकार ने जो स्टार्ट किए थे, जो कि 1951 में बढ़कर 246 हो गए थे, और इनमें इनएफिशिएंसी हो गई थी, अकुशलता बढ़ गई, लॉस घाटा बढ़ गया, करप्शन बढ़ गया, भ्रष्टाचार। तो गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत बढ़ गया था, क्योंकि इनमें पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम थे इनमें लॉसेस हो रहे थे, घाटे हो रहे थे, और तब भी गवर्नमेंट ने चला रही थी। तो हमें वर्ल्ड बैंक से उस वक्त $7 बिलियन का लोन मिला। ये लेकिन जो $7 बिलियन का जो लोन था, ये हमें ऐसा ही नहीं मिला, ये टाइड लोन था, ये बंधा हुआ लोन था कि आप नई इकोनॉमिक पॉलिसी यानी नई आर्थिक नीति को अपनाओगे, आप लिबरलाइजेशन करोगे, प्राइवेटाइजेशन करोगे, ग्लोबलाइजेशन करोगे, आप अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन करोगे, आयात निर्यात के जो टैरिफ आपने लगा रखे हैं वो आप हटाओगे। इसके बाद एलिमेंट्स क्या थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि प्रत्यक्ष और भौतिक नियंत्रणों से मुक्ति। अब निजी उद्यमों पर कोई नियंत्रण, कोई जो है कंट्रोल नहीं ज़्यादा रहेगा। बिफोर 1991 होता था कि मैनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, लाइसेंसिंग की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी, फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता था, वित्तीय नियंत्रण उन पर रखा जाता था, एक्सपेंडिंग लाइसेंस दिया जाता था कि आपको अगर प्रोडक्शन का एक्सपेंड करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिजनेस स्टैब्लिश करना है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना है तो भी लाइसेंस, वो करना है तो भी लाइसेंस, इंपोर्ट करना है तो भी परमिट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, कैपिटल कोई मशीन मंगानी है बाहर से तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसी बाहर की कंपनी के साथ समझौता करना है, तकनीकी समझौता, तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया, जिसे लिबरलाइजेशन कहा जाता है। और ये जो सब बट गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत कम हो गई है, बहुत डाउन चली गई, और कोई प्रलोभन नहीं रहा इन्वेस्टमेंट करने का, इनएफिशिएंसी बढ़ गई, अकुशलता बढ़ गई। और ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी थी जिसमें लाइसेंस लेना था, परमिशन लेना था, जिसके कारण क्या हुआ, अननेसेसरी डिले होता था काम में, क्योंकि काम को जब लाइसेंसिंग लेनी थी गवर्नमेंट से जाकर, तो उसमें रेड टेप जो पॉलिसीज़ होती है कि आपको लाल फीताशाही होती है, आपकी जो फाइल रख ली, फाइल के बाद काफ़ी टाइम लगाएंगे उसमें, तो डिले होता था, अकुशलता होती थी, और इन्वेस्टमेंट का कोई इंड्यूसमेंट नहीं था। लोग जब आप देखोगे कि इतना टाइम लग रहा है किसी काम को होने में, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो आप जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई इंड्यूसमेंट नहीं होगा, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो ग्रोथ रेट जो है बहुत डाउन चली गई, करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि आपको अपनी फाइल अप्रूव कराने के लिए करप्शन देना पड़ रहा था। कुल मिला के लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को इस वक्त अप्लाई करना एक नेसेसरी स्टेप हो गया था। और इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि कई जो नेशनल्स थे, वो बैंक्स थे, उन्हें नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण, क्योंकि उनकी जो ओनरशिप थी वो प्राइवेट
इंडस्ट्रियल्स के हाथों में थी, और वो इन फंड्स को अपने जो बैंक में फंड्स मिल रहे थे, जो डिपॉजिट लोग कर रहे थे, उसको अपने रिक्वायरमेंट्स, अपनी आवश्यकताओं के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इन बैंक्स का भी जो है कंट्रोल किया गया। अंडर रिफॉर्म्स किए गए लिबरलाइजेशन के अंदर जो है, एक तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किया गया, यानी औद्योगिक जो है सुधार किए गए। औद्योगिक सुधार में पहले तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी हटा दी, जो कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी जो 1991 थी, उसमें केवल 5 उद्योग को छोड़कर आपको किसी भी उद्योग के लिए अब लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। जैसे कि लिक्वर हो गया, सिगरेट हो गया, डिफेंस वेपन हो गया, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, डेंजरस केमिकल हो गया, यानी शराब, सिगरेट, जो डिफेंस प्रतिरक्षक जो है औजार होते हैं, और विस्फोटक पदार्थ होते हैं, और डेंजरस केमिकल जो होते हैं, रसायन होते हैं, इनको छोड़कर बाकी उद्योग के लिए आपको लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस होते हैं उनमें रिडक्शन किया गया। ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं लिबरलाइजेशन के अंदर। तो जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे, अब उन्हें घटा दिया। अब जो पहले पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उद्योगों को रिजर्व रखा गया था 17 उन्हें अब घटा दिया, केवल 8 कर दिया 1991 में। लेकिन 2011-12 तक आकर केवल 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रखा गया से सुरक्षित, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र कर सकते हैं, एक तो रेलवे और दूसरा न्यूक्लियर एनर्जी। इसके बाद इसमें इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में एक स्टेप और लिया गया कि फ्रीडम दी गई एक्सपेंड करने की। आपको आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, आपको और ज़्यादा उत्पादन करना है, पूरे देश में फैलना है, आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा फ्रीडम दी गई कैपिटल गुड्स यानी मशीन वगैरह को उत्पादन आयात करने के लिए, और तकनीक का आपको आयात करना है, किसी कंपनी से समझौता करना है, तो आपको फ्रीडम दी गई। आपको ये नहीं कि गवर्नमेंट से जाके परमिशन लेनी पड़ेगी, नो नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। इसके बाद है बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए। जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट हो गए, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हो गए, तो आरबीआई को अब रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बना दिया, यानी नियामक के रूप में, जो नियामक के रूप में कार्य कर रहा था पहले, अब वो सहायक के रूप में कार्य करेगा। पहले क्या होता था, इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया था आरबीआई के द्वारा, लेकिन अब ब्याज की दर बैंकों पर छोड़ दी, वो अपनी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा घटा सकते थे। इसके अलावा फिस्कल रिफॉर्म किए गए, यानी राजकोषीय सुधार किए गए। उसमें टैक्स रिफॉर्म किया गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने क्या करा, उसे कॉम्प्लेक्स था पहले, जो टैक्स स्ट्रक्चर था हमारा 1991 से पहले बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, बहुत ही जटिल था, आज भी है लेकिन पहले और भी ज़्यादा था। उसे ईजी बनाया गया, सरल बनाया गया, जिससे टैक्स कंप्लायंस यानी कर अनुपालन, यानी कर का जो रेवेन्यू होता है वो उसमें वृद्धि हुई, और कर चोरी में यानी टैक्स इवेजन में कमी हुई, और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में वृद्धि हुई। तो फिस्कल रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन में जो रिफॉर्म्स। इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स भी किया गया, और 1991 में डिवेल्यूएशन किया गया, अवमूल्यन किया गया, हमारी करेंसी की वैल्यू को फॉरेन करेंसी की जो वैल्यू होते हैं उनके कंपैरिजन में घटा दिया गया, यानी हमारी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू को घटा दिया गया। इसे बोलते हैं डिवेल्यूएशन, 1991 में किया गया था। इससे ये क्यों किया गया? इसका एक बेनिफिट ये है कि हमारी जो एक्सपोर्ट होता है वो बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब पहले की तुलना में $1 में हमें बाहर देश वालों को $1 में ज़्यादा रुपए मिलेंगे। उससे क्या होगा, वे हमारी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदेंगे, हमारे एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी, हमारे फॉरेन करेंसी में जो है विदेशी विनिमय वृद्धि हो जाएगी। और अब हमने क्या करा, फॉरेन जो हमारी एक्सचेंज रेट था, विनिमय दर थी, उसको हमने डिमांड और सप्लाई पर छोड़ दिया। उसका डिटर्मिनेशन, उसका निर्धारण हमने डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ दिया। हमारे देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो हमारे देश की करेंसी का मूल्य बढ़ेगा, और अगर हमारे देश की करेंसी की डिमांड नहीं होगी, बाहर की करेंसी की हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो बाहर की करेंसी की डिमांड जो वैल्यू बढ़ जाएगी, हमारी करेंसी की वैल्यू घट जाएगी। और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ हटा दिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टैरिफ थे उन्हें कम कर दिया या हटा दिया, और कोटा भी कम कर दिया। हमने कोटा लगाना बंद कर दिया या कम कर दिया, कुछ ही गुड्स पर हमने छोड़ा, बाकी सब पर कम कर दिया, हटा दिया बिल्कुल। कंपटीशन जो है फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है वो रिप्लेस करा उसने प्रोटेक्शन पॉलिसी से। अब हमने पहले क्या करा, प्रोटेक्शन पॉलिसी हमने फॉलो कर रहे थे, हम यहाँ पर संरक्षण देते थे अपने उद्योगपतियों को, लेकिन अब हमने उसकी जगह पर प्रतियोगिता को जो है बढ़ावा दिया बाहर की कंपनियों से। 1991 के बाद बाहर की कंपनियाँ, आज देखो जो कंपनी मोबाइल बेकार बना रही थी, वो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज जो थी वो भी आजकल अच्छे कंपनी मोबाइल बनाने की ट्राई कर रही हैं। इसके बाद है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। इसका प्राइवेटाइजेशन जो होता है प्रोसेस होता है प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप देना या ऑपरेशन, यानी जो प्रबंधन होता है निजी क्षेत्रों को बेच देना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो होते हैं सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों को निजी क्षेत्रों को बेच देना, या फिर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो होते हैं, पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं उनकी ओनरशिप या तो ख़त्म कर देना या फिर कम कर देना, और उसमें निजी उद्योग को आ जाना। इसमें एक प्रोसेस होता है डिसइन्वेस्टमेंट, जिसे बोलते हैं विनिवेश, यानी बेच देना,
ये प्रोसेस होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो शेयर्स होते हैं उन्हें बेच देना, उनमें उनका जो मालिकाना हक है वो निजी क्षेत्रों को दे देना या फिर बेच देना, उसके सेल कर देना, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं शेयर्स। तो इसका क्या उद्देश्य था? निजीकरण करने का उद्देश्य सीधा सीधा ये था कि परफॉर्मेंस बढ़ जाए, इम्प्रूव कर देना। जो हमारे जो पब्लिक सेक्टर उद्योग थे, वो इंडस्ट्री थी, उद्यम थे, उनमें परफॉर्मेंस बहुत बेकार थी। अब जाहिर सी बात है जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो प्राइवेटाइजेशन जो प्राइवेट निजी उद्यमी होते हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, स्वहित के लिए, तो उसमें अपना डिटर्मिनेशन के साथ, वचनबद्धता के साथ वो कार्य करते हैं और जाहिर उसमें परफॉर्मेंस जो होता है, निष्पादन, उसमें काफ़ी इंक्रीज़ होता है, इंप्रूवमेंट होता है, बजाय कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग्स में। और एफिशिएंसी में इंक्रीज़ हो, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, या इसका बेनिफिट भी ये था कि कुशलता में वृद्धि होगी और फिस्कल डेफिसिट को पूरा करना। जाहिर सी बात है कि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोष का घाटा है, जो सरकार का घाटा है, वो बहुत बढ़ रहा था। विनिवेश से सरकार के पास पैसा आता, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जब शेयर बिकेंगे तो सरकार के पास मनी आएगी, वह मनी यूज़ कर सकते हैं अपने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए। तो पब्लिक सेक्टर जो है 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, 1956 की औद्योगिक नीति आई थी, उसमें हमने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेक्टर को, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को दी थी, लेकिन उसमें करप्शन बढ़ गया, इनएफिशिएंसी बढ़ गई, लॉसेस बढ़ गया। जैसे कि अभी बात की थी कि उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था, अकुशलता बढ़ रही थी, उसमें घाटे हो रहे थे, लॉस हो रहा था और पुअर परफॉर्मेंस थी उनकी, और कंज्यूमर सेवरिटी तो थी नहीं, यानी कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज बनानी होती है, वो नहीं बना रहे थे। तो इस वजह से पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन किया गया। कुछ जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे थे, प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, तो उनको नहीं प्राइवेटाइजेशन उनका नहीं किया गया, जिनके नाम ऐसे हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड लेकिन धीरे धीरे बाद में MTNL को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया और ऑयल इंडिया लिमिटेड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन बाद में 2009 में कुछ जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भारत का भी खिताब दिया गया, जो ऐसे थे कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी CIL, IOC, NTPC, ONGC, सेल, भेल, गेल, इन्हें महारत्न का जो है खिताब दिया गया। और 68 एंटरप्राइजेज या अंडरटेकिंग्स को, उद्यमों को मिनी रत्न का कैटेगरी भी शामिल किया गया उसमें। अब इसके बाद देख लेते हैं कि प्राइवेटाइजेशन के लाभ क्या होते हैं। प्राइवेटाइजेशन का लाभ ये होता है कि जब इसमें सेल्फ प्रॉफिट यानी स्वहित को प्रमोट किया जाता है, तो जाहिर सी बात है डिटर्मिनेशन से काम करता है निजी उद्यमी, तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छे से वर्क करेगा, उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, कुशलता इंक्रीज़ होती है, उसमें जो है एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, जाहिर सी बात है। दूसरा है कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इम्प्रूव होगी। जो निजी उद्यमी होता है वह लॉस में वर्क नहीं कर सकता, तो उसे प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपनी प्रतियोगिता क्षमता को बढ़ाना होता है। प्रतियोगिता क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीक यानी मॉडर्नाइजेशन को, आधुनिकीकरण को अपनाना पड़ता है और न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है न्यू टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूड होएगी। कंज्यूमर सेवरिटी इसमें जो है इसका एक बेनिफिट ये है, क्योंकि निजी उद्यमी जो निजी उद्यम होते हैं या निजी उद्योग होते हैं, वो लोगों की आवश्यकताओं और टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वस्तु और सेवाओं का मैन्युफैक्चर करते हैं या बनाते हैं, जिससे उपभोक्तावाद यानी कंज्यूमर जो उपभोक्ता की लहर होती है, मतलब उपभोक्ता को बहुत अच्छे वैरायटीज़ के डिफरेंट गुड्स मिलते हैं, तो उसमें इंक्रीज़ होता है, वैरायटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज की बढ़ जाती है। जैसे कि आज है अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से या कहीं से भी हम कोई सी भी वस्तु ले सकते हैं, तो कितना फ़ायदा है। पहले क्या था, 1991 से पहले एक ही तरह की वस्तु मिलती थी, वही लो वरना मत लो। एग्जाम्पल जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होती है MNC, इनका जो हाई ग्रोथ हो रही है और ये हाई ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और मोर प्रॉफिट्स जनरेट कर रहे हैं, तो ये एक फ़ायदा है प्राइवेटाइजेशन का कि ग्रोथ प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं अच्छा खासा। इसके अलावा इम्प्रूव होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, स्टैंडर्ड जो है इम्प्रूव होता है। क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। आज की डेट में हमें हर तरह की वस्तु हमें घर बैठे मिल जाती है, तो कितना क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। आपको एजुकेशन के लिए भी आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। तो प्राइवेटाइजेशन के ये फ़ायदे हैं। डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ।
एक तो इसमें सामाजिक कल्याण को इग्नोर किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कोई गांव में है और उसको जो है सरकारी सहायता नहीं मिल रही, तो उसके पास ना तो फ़ोन है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, हेल्थ भी नहीं है उसके पास, तो सामाजिक कल्याण को इसमें अनदेखा किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और पुअर पीपल जो होते हैं वो वंचित रह जाते हैं जो आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में, क्योंकि कोई कंसेशन तो सब प्राइवेट जो उद्यम होते हैं वो कोई कंसेशन तो देते नहीं, वो हाई प्राइस रखते हैं। अगर उन्होंने 200 रुपये रखा तो 200 रुपये में बेचेंगे। लेकिन समाज की जो जैसे जो सरकारी बसें चलती हैं DTC, वो सस्ते में जो है सस्ते टिकट रखती हैं। अगर कोई प्राइवेट वाला जो इन्वेस्टर आएगा तो वो प्राइस हाई रखेगा, वो अपना प्रॉफिट भी निकालेगा। तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तो नहीं रखते, तो सरकार पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रखती है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यूज़ करती है। तो इस तरह से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और प्राइवेट मोनोपोली बढ़ जाती है देश में, यानी एकाधिकार बढ़ जाता है, इकोनॉमिक पावर बढ़ जाती है निजी उद्यमों की, निजी औद्योगिक घरानों की, उनका हमारे देश के वित्तीय संसाधनों पर यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है। तो हर चीज़ उनके हाथ में आती है, वो हमें अपने हाथों की कठपुतली बना लेते हैं और हमारे देश पर पूरे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आज भी कुछ MNCs हम पर कंट्रोल कर रही हैं, इन्फ्लुएंस है, वो डोमिनेट कर रही हैं हमारे देश को। तो इस तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं प्राइवेटाइजेशन के। इसके बाद एक ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है ओपननेस, अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन कर देना, खोल देना, आत्मनिर्भर, दूसरे देशों के साथ इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता को बढ़ाना और इंटीग्रेट कर देना वर्ल्ड की इकोनॉमी में, विश्व इकोनॉमी में एकीकरण हो जाना। और इससे क्या होता है, इंटीग्रेशन बढ़ता है, अदर कंट्रीज़ के साथ एकीकरण बढ़ता है। ग्लोबलाइजेशन में किया जाता है, या तो ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो होते हैं उसके टैरिफ और रिस्ट्रिक्शंस को घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, जिससे एक देश से दूसरे देशों के बीच गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हो, उसमें इंक्रीमेंट हो, और कैपिटल जो होती है पूंजी एक देश से दूसरे देश में, उसमें फ़्लो में वृद्धि हो जाए। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के टैरिफ होते हैं, जो कोटा होते हैं, उसे घटा दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इससे इसका एक जो इफ़ेक्ट देखने को मिला हमारे देश में वो मिला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी व्यापार प्रक्रिया बाह्य स्रोत। इसका मतलब होता है कि दूसरे देश से किराए पर सर्विस लेना। इसका मतलब होता है प्रोसेस इन विच सर्विस आर रेंडर टू अदर कंट्रीज। जैसे कि भारत जो है अपनी सर्विसेज बाहर के देशों को किराए पर दे रहा है। इसके गुड एग्जांपल ये है कि कॉल सेंटर्स हमारे देश में खुल रहे हैं और IT सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे देशों को, सॉफ्टवेयर की सर्विसेज। इसका रीज़न क्या है, एक तो हमारे यहाँ चीप लेबर है, सस्ती लेबर है, दूसरा हमारे पास स्किल्ड लेबर है। स्किल्ड लेबर कैसे हुई, हमारे पास जो सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी विकास हुआ है, यानी IT ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुआ है, उसके कारण हमारे देश में स्किल लेबर बहुत बढ़ गई IT इंडस्ट्री में, और ये चीप लेबर भी है, सस्ती है बाहर देशों की तुलना में। तो IT रिवोल्यूशन के कारण हमारे देश में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में काफ़ी वृद्धि हुई। स्ट्रेटजी क्या यूज़ की गई ग्लोबलाइजेशन के लिए। स्ट्रेटजी जो यूज़ की गई ग्लोबलाइजेशन के लिए, उसमें इक्विटी लिमिट जो होती है FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, उसकी लिमिट पहले 40% थी लगभग, उसे 51 से 100% कर दिया। अब कोई भी कंपनी हमारे देश में आ सकती थी और अपना मालिकाना हक, अपना मालिकाना नियंत्रण लेकर अपना यहाँ पर उद्योग जमा सकती थी, अपना जो इंडस्ट्री या प्लांट लगा सकती थी। तो 47 इंडस्ट्रीज़ में तो 100% कर दिया हमने FDI की। कोई भी 100% इन्वेस्टमेंट उसका होगा, उस 100% वह मालिक होगा, विदाउट रिस्ट्रिक्शन और बिना रेट टाइप की जो पॉलिसी होती है, लाल फीताशाही, मतलब कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, नहीं मतलब रजिस्ट्रेशन तो होगा लेकिन इतनी सारी जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। इसके अलावा हमने फीमा जो है इम्प्लीमेंट किया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी विदेशी विनिमय प्रबंध जो है एक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया। वो क्यों किया, ताकि फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसे प्रमोट करने के लिए, उसे प्रोत्साहित करने के लिए, और हमने फ़ॉरेन टेक्नोलॉजी, विदेशी तकनीकों को मर्ज करने के लिए। इसके अलावा हमने एक स्ट्रेटजी जो ये भी फॉलो की कि पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। हमने रुपी को पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी कर दी। करंट अकाउंट के लिए कोई भी अपना करेंसी को फुल्ली कन्वर्ट करा सकता था डॉलर और पाउंड वगैरह में, और कैपिटल अकाउंट में हमने इसे पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी किया कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। इसके अलावा हमने टैरिफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिड्यूस कर दिए या कई वस्तुओं पे तो हटा दिए। इसके अलावा हमने ट्रेड पॉलिसी जो फॉलो की कंपटीशन के लिए, प्रमोट करने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्सिफाइड गुड्स हमें मिल सके, विविधीकरण हमें वस्तुओं का मिल सके। इसके बाद ये समझने वाली बात है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करती है और मुक्त व्यापार को यानी फ्री ट्रेड को प्रमोट करती है, और रिस्ट्रिक्शंस जो होती हैं उन्हें घटाती है विभिन्न देशों की बाउंड्रीज में, और ईजी
जो बायलैटरल पॉलिसी होती है वो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट होते हैं। बायलैटरल यानी दो देशों के बीच, मल्टीलेटरल यानी एक देश और अन्य देशों के कई देशों के बीच, उसे ईजी बनाती है, सरल बनाती है। WTO का एक मकसद है इंडियन हमें उससे ये फ़ायदा मिलता है WTO से कि हमारे इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसमें स्टेबिलिटी आएगी और रिडक्शन आएगा हमारे डंपिंग प्रैक्टिसेस में। डंपिंग प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कोई डेवलप्ड कंट्री की जो कंपनी है वो छोटे अविकसित देशों में जाकर सस्ते रेटों पर सामान बेचती है और उस देश के उद्योगों को ख़त्म कर देती है। तो डंपिंग प्रैक्टिसेस को रोकता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन WTO में एक प्रॉब्लम है कि ये सेम अप्रोच फॉलो नहीं करता सभी कंट्रीज़ के लिए। इन फेवर ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स and capital but not of labor because it will help developing countries like India labor surplus। इसके बाद है an appraisal of LPG policies। जो LPG पॉलिसी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसीज जो हैं इसकी हम एक मूल्यांकन कर लेते हैं। तो इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे, इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, कुछ इसके धनात्मक प्रभाव थे, हम पढ़ लेते हैं। एक तो इससे हमारी जो इकॉनमी है वो वाइब्रेंट बन गई, कंपाइन बन गई। GDP जो हमारी ग्रोथ रेट है आजकल 8% के करीब, कभी 7, कभी 8, कभी 6.5 इतना चलती रहती है। तो हमारी GDP में इंक्रीमेंट हुआ, काफ़ी इंक्रीज़ हुई हमारी GDP ग्रोथ रेट, तो ये इसका एक बेनिफिट था। दूसरा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हमारी काफ़ी इंक्रीज़ हुई। औद्योगिक जो विकास है वो लगभग 10% के अराउंड जो ग्रोथ रेट हमारी चली। फिस्कल डेफिसिट जो कि 8% के अराउंड था 1990-91 में, आजकल 3-4% पर हमने मेंटेन किया। प्राइस इन्फ्लेशन हमने कंट्रोल किया जो कि आजकल 4 से 6% रहता है, जबकि ये 1990-91 के आसपास 16% पहुंच गया था। और ये जानते हैं हम कि इन्फ्लेशन जो है नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है ग्रोथ को, क्योंकि इन्फ्लेशन से क्या होता है, देश में ब्याज दर बढ़ जाती है, ब्याज दर बढ़ने से निवेश कम हो जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, तो ये नेगेटिवली इफेक्ट करता है ग्रोथ रेट को। कंज्यूमर सेवरिटी बढ़ गई, यानी कंज्यूमर को डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स, डिफरेंट वेराइटीज़ मिलने लग गई, ईजिली अवेलेबल हो गई, घर पर होम डिलीवरी होने लग गई, टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से हमें वस्तुएं मिलने लग गई। और सामाजिक कल्याण में वृद्धि हुई, क्योंकि हमारा जो वेलफेयर था, हमारा जो कल्याण लेवल था यानी वेलफेयर लेवल, उसमें इंक्रीज़ हुआ, सेटिस्फेक्शन लेवल में इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वृद्धि हो गई। आज की डेट में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है, फॉरेन करेंसी है, उसका रिजर्व है बहुत बढ़ गया है। और इससे हमारे देशों का, हमने जो है दूसरे देशों का ट्रस्ट, फॉरेन इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी हमने जीता। तो और दूसरा हमारे इसका जो बेनिफिट था ये था कि फॉरेन कैपिटल फ्लो में हमारी जो है इंक्रीज़ हुई। इससे हमारे जो देश में टेक्नोलॉजी है, बाहर की जो टेक्नोलॉजी है उसमें इंक्रीज़ हुआ, और उससे हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज़ है उनको भी बेनिफिट हुआ। हमारी डोमेस्टिक कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव हो गई, उनकी प्रतियोगिता क्षमता बढ़ गई, कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बढ़ गई, और हमारा देश जो है एक इमर्जिंग पावर की तरह दूसरे इंटरनेशनल मार्केट में उभरा, और जिसने फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया। और हमारा जो है इंडिया एक डेस्टिनेशन के रूप में आजकल देखा जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी विदेशी निवेशों के लिए। इसके अलावा मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव, पहले हमने मोनोपोली जो पहले प्रोटेक्शन पॉलिसी हमने अपनाई थी, संरक्षण नीति, हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दे रहे थे, लेकिन इससे हमने बाद में कंपटीशन पॉलिसी को अपनाया, यानी हमने फॉरेन कंपनीज़ को अपने देश में आने दिया। उनसे जब कंपटीशन हुआ हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ने भी और बाहर की कंपनीज़ ने भी क्वालिटी जो गुड्स होता है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ किया और प्राइसेस को डिक्रीज़ किया। तो इससे काफ़ी अच्छी वस्तुएं और अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं और कम दाम पर उपलब्ध हो सकी, अवेलेबल हो सकी। इसके अलावा इसके कुछ ऋणात्मक प्रभाव भी थे। पहला तो इसका ऋणात्मक प्रभाव था कि एग्रीकल्चर को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया। ये सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को ध्यान में रखा गया, जिसके कारण हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ लगभग 2% के आसपास रहती है, कई बार नेगेटिव भी गई है। तो और ये केवल मोस्टली सर्विस सेक्टर को देखा, आईटी सेक्टर को इसमें जो है फोकस किया गया है ज़्यादातर। तो एग्रीकल्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री सेक्टर को और डिमांड करता है इंडस्ट्रियल गुड्स की, जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर वगैरह की। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन होगा तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए हमें एग्रीकल्चर फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है। हमें फूड ग्रेन्स, अगर खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं होगी, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, और ये भी हमें करना पड़ा। 2009 के आसपास हमें आयात भी करना पड़ा। तो एग्रीकल्चर जो गुड्स है, अगर उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, देश में इन्फ्लेशन आ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, क्योंकि ब्याज दर बढ़ जाएंगी, तो ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट होगी। इसके अलावा रूरल एरिया को नेगलेक्ट किया गया। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, कंपनी होती हैं, उन्होंने केवल अर्बन एरियाज़ में यानी शहरी क्षेत्रों में ही उनका केंद्रीकरण हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिल रही थी अर्बन एरियाज़ में, इसलिए उन्होंने
रूरल एरिया में नहीं इस्टेब्लिश किया, और जिसके कारण रीजनल इनइक्वालिटी बढ़ गई, जिसके कारण सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई, सामाजिक असमानता बढ़ गई, जिससे सोशल ड्युअलिज्म आ गया, एक तरफ अर्बन डेवलप्ड और एक तरफ रूरल अनडेवलप्ड। तो ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता कि एक एरिया बहुत डेवलप्ड और एक एरिया अंडर डेवलप्ड। इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टर जो हैं उनका कंट्रोल जो है स्मॉल उनको जो होता है निजी उद्योग होते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उनको विकास नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है काफ़ी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उन पे जो है उन्हें कंपटीशन करना पड़ा वीक इंडस्ट्रीज से। तो उनके जो उद्योग हैं उन पर जो है नेगेटिवली इफेक्ट पड़ा, और उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ छिन गई, उनके जो है इनकम में कमी आई। तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये भी था। इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में वृद्धि हुई, यानी प्रदर्शन जो प्रभाव होता है, क्योंकि कंज्यूमर जो वेराइटीज़ ऑफ गुड्स अवेलेबल हुई तो लोग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर करने लगे। आज भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लोग अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी करते हैं, जो चीज़ ज़रूरत की नहीं है उसे भी खरीद लेते हैं। तो वेस्टर्न कल्चर को जो फॉलो करने लगे, वेस्टर्न कल्चर से जो है उधार लेकर खर्चा करने लगे। तो इससे जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में वृद्धि हुई। इसके अलावा ये वन साइडेड ग्रोथ थी, यानी लॉप साइडेड ग्रोथ थी, ये इंक्लूसिव नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसमें केवल कुछ क्षेत्रों जैसे आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इनमें तो ग्रोथ हुई, लेकिन इंडस्ट्री सेक्टर की भी लो ग्रोथ थी और एग्रीकल्चर की तो लो थी, और नेगेटिव भी थी। एग्रीकल्चर की लगभग 2% की ग्रोथ रेट चली थी। तो इस तरह से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी इसके पड़े। तो एलपीजी पॉलिसीज़ के अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें कि जीडीपी बढ़ गई हमारी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई हमारी, और फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में आया, प्राइस इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आया, कंज्यूमर सेविटी बढ़ गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए, फॉरेन कैपिटल आई, फॉरेन टेक्नोलॉजी आ गई, और गुड्स की क्वालिटी बढ़ गई, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ गई हमारे देश में। नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को निगलेक्ट किया गया हमारे देश में, अर्बन रूरल एरिया को निगलेक्ट किया गया, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफेक्ट हुई, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बढ़ गया, और ये वन साइडेड ग्रोथ बढ़ गई, रीजनल इनइक्वालिटी इससे बढ़ी, सामाजिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई। तो देखा जाए तो इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। अब हमें करना क्या है? तो कंक्लूजन में हमें ये देखना होगा कि हम एमएनसी के कठपुतली ना बनकर रह जाएं। जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं वो हमारे देश को डोमिनेट ना करें, उनके हाथ में ज़्यादा फाइनेंशियल सर्विस रिसोर्सेज ना चले जाएं, वित्तीय संसाधन उनके हाथ में ना चले जाएं कि वही हमको नियंत्रण करने लगे। उनके हाथ में सब कुछ हमारे देश की जो है वित्तीय संसाधन हो गए, फॉरेन जो उनके हाथ में सब कुछ, अगर कैपिटल उनके हाथ में चली जाए, हर चीज़ उनके हाथ में अगर चली जाए तो वो हमारे देश के लिए नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। तो इसलिए हमें दूसरे देशों से जब समझौते करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे जो डोमेस्टिक घरेलू इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो घरेलू उद्योगपति हैं, उनको ज़्यादा नेगेटिव अफेक्ट ना पड़े, हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी बेनिफिट मिलना चाहिए।